जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी जीएस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां भी बहुत ही जोर शोर से चल रही होंगी और एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन ये है कि भारत पर आप जानते हैं कि पूरी दुनिया अपनी नजर गड़ाए हुए बैठी होती है और भारत की हर एक पल की खबर दुनिया के उन सभी देशों को जरूरत होती है जो अपने आप को विश्व शक्ति घोषित कर चुके हैं। आज के इस सेशन में जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह भी कुछ इस तरह से ही है। पश्चिमी देशों ने भारत के रसिया के तेल संबंध पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने की कोशिश किए, मगर इसके बावजूद रसिया के साथ भारत ने अपने तेल से संबंधित संबंधों को बनाए रखा। भारत के दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात पर अड़े रहे कि भारत रसिया से तेल खरीदेगा तो खरीदेगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो पश्चिमी देशों ने बहुत सारी कोशिश की, मगर भारत ने जब तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उसका जो परिणाम हमारे सामने आया वो ये आया कि भारत को अब एक बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है, जो बहुत ही भारी भरकम मुनाफा होने के साथ साथ भारत के जीडीपी में भी बहुत बड़ा अंतर लेकर के आने वाला मुनाफा है। और इसके साथ साथ जो पश्चिम एशियाई देश हैं यानी कि सऊदी अरब, इराक और यूएई, कुवैत जैसे देशों के साथ भारत ने अपने तेल व्यापार के संबंध को धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया है। कारण आइए जानते हैं कि क्या कारण है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वहां से भारत तेल आने में काफी ज्यादा खर्चा लगता था, लेकिन रसिया से तेल खरीदने पर भारत को दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले तेल सस्ता मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही बड़ा मुनाफा हुआ है और भारत का जो चालू खाता है वह भी अब घाटे से धीरे धीरे उबरने की ओर बढ़ने लगा है। आइए हम इसको समझते हैं विस्तार से, क्या है पूरा मामला। देखिए, भारत ने 2022 और 23 के जो पहले 11 महीने थे, इस पर जब रसिया से तेल की आयात करना शुरू किया तो भारत को इस आयात पर $7.9 की बचत आनी शुरू हुई। उसके साथ साथ जब अप्रैल का महीना आता है तो इसमें जो आयात की वृद्धि होती है वह 13 से 17% अधिक हो जाती है। यानी कि भारत जो रूस के साथ अपने तेल व्यापार को कर रहा है वह धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। रूस से अधिक आयात किया, लेकिन इसके बावजूद जो इराक और सऊदी अरब है उनसे पिछले महीने की तुलना में थोड़ा कम रहा। देखिए, आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी देश के साथ जब आप व्यापार कर रहे होते हैं और इसी बीच में कहीं जब आपको दूसरे सस्ते व्यापारी टकरा जाते हैं तो आप अचानक उस पुराने संबंध को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वैश्विक कूटनीति का प्रयोग करना शुरू किया भारत ने और रूस से तेल खरीदने के साथ साथ क्या किया कि जो वो पहले पश्चिम एशियाई देशों के साथ तेल की खरीदारी करता आ रहा था, अब उसको धीरे धीरे घटाने की तरफ बढ़ने लगा और रूस की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि उसने रूस के साथ तेल बड़ी मात्रा में मंगाए तो सही, मगर जो पिछले महीने थे उससे इसने क्या किया कि अभी भी इराक और सऊदी अरब से तेल अधिक मंगाए थे। अब आगे आप समझेंगे, पूरा परिदृश्य आपके सामने धीरे धीरे खुलेगा। अब देखिए, अप्रैल में क्या था कि रूस जो था वो तेल का बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत के लिए बना रहा, यानी कि भारत लगातार रूस से तेल खरीदता रहा। और जब इराक से तेल उसने
जो खरीद रहा था उसमें अब आप देखिए कि किस तरीके से गिरावट होने शुरू होती है। वह घट करके 20 से 23% नीचे आ जाती है। यानी कि एक तरफ भारत रूस के साथ तो संबंध अपना बनाए जा रहा है। हालांकि भारत और रूस के जो संबंध है वो आज से नहीं, बहुत पुराने संबंध है। लेकिन कच्चे तेल के मामले में भारत का जो संबंध है रूस के साथ वह अब धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। और भारत जो पश्चिम एशियाई देशों के साथ तेल की खरीदारी करता आ रहा था वो भारत को काफी महंगा पड़ रहा था। इस पश्चिम एशियाई देशों में कौन कौन थे? कुवैत था, सऊदी अरब था, इराक था। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे भारत अपने तेल व्यापार को समेट रहा है और रूस की तरफ उसका विस्तार कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अप्रैल में रूस ने बहुत बड़ी मात्रा में भारत को तेल का निर्यात किया, लेकिन वहीं साथ साथ इराक से भारत ने अब तेल मंगाने में थोड़ा सा कमी कर दी और यह गिरावट आ गई 20 से 23% के आसपास। अब भारत जो है, ये आप जानते हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा कच्चे तेल का आयातक देश है। यानी भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा देश है, तो जाहिर सी बात है कि खपत भी ज्यादा होगी। इसलिए भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश है। तेल तो आप समझ ही रहे हैं कि तेल की कितनी बड़ी उपयोगिता भारत जैसे देशों में है। कच्चा तेल को यहाँ पर ला करके रिफाइन करने के बाद जो आज आप देख रहे हैं कि गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारे प्रयोग के रूप में तेल की खपत की जा रही है भारत में। तो इसलिए भारत जो है वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। इससे फायदा क्या होता है कि जो रूस का विश्व स्तर पर जो तेल बाजार है, अब भारत ने जब तेल खरीदना शुरू किया रूस से, तो इससे रूस की तेल व्यापार के मामले में साख मजबूत होती है। जब रूस की तेल व्यापार के मामले में साख मजबूत होती है पूरी दुनिया के सामने, तो पूरी दुनिया उससे अब तेल खरीदने के लिए लालायित होती है। इसमें क्या करता है कि रूस एक बहुत बड़ा गेम खेलता है और रूस अपने तेल की कीमत को धीरे से बढ़ा देता है। एक तरफ वह भारत को छूट दे रहा है क्योंकि भारत उसका दोस्त भी है, इसलिए वो छूट दे रहा है और इस छूट का लाभ उठाते हुए भारत भारी मात्रा में, बहुत ही भारी मात्रा में रूस से तेल को खरीद रहा है। इसको देखते हुए दुनिया के और भी देश जो रूस की तरफ तेल लेने के लिए लालायित हो रहे हैं, उनको रूस एक बड़ी कीमत पर यानी कि ऊंची कीमत पर तेल को बेच रहा है। इससे उन देशों को भी एक फायदा तो ये हो रहा है कि रूस से कच्चा तेल अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। दूसरी बात ये कि रूस की भी जो इनकम है वह बढ़ रही है। दूसरी तरफ भारत को भी इसका फायदा यह हो रहा है कि सस्ता तेल मिलने के कारण भारत की जो अब पूंजी है वह कम लग रही है, यानी कि बचत होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ 2022 में आप देखते हैं कि 2% से बढ़ करके 2024 में जो पहले 11 महीने थे उसमें अब 36% भारत का, यानी कि जो रूस से 2022 में भारत ने 2% तेल खरीदा था, अब जब 2024 आता है तो 2024 में स्पीड काफी बढ़ गई भारत की तेल खरीदने की। तो 2024 के में जो 2023-24 का जो शुरुआती 11 महीने थे, यानी कि 2023 शुरू होता है और 23-24 का जो वित्तीय वर्ष है स्पेशली, उसमें जो शुरुआत की 11 महीने हैं वहां पर क्या होता है कि यह 2% से बढ़कर के 36% हो जाता है। और जो पश्चिम एशियाई देश हैं यानी कि अरब, यूएई और कुवैत से अब आयात 34% से घट करके आ जाती है नीचे 23%। यानी कि अब जो व्यापार भारत पश्चिम एशियाई देशों के साथ कर रहा था, कितने पे? 34% आयात कर रहा था, अब वह घट करके आ जाता है 23% पर। यानी कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत एक डिप्लोमेटिक तरीके से पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपनी खरीदारी को कम करता हुआ और रशिया की तरफ अपने व्यापार को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। आगे हम इसको समझते हैं। अब जो पश्चिम एशियाई देश हैं उनकी तुलना में जब आप देखेंगे कि 2023 और 24 का जो वित्त वर्ष है हमारा, इसमें क्या हुआ, अब 16.4 और 15.6% ये
कम हो गया था। क्या कम हो गया था? व्यापार कम हो गया था। इसके साथ साथ 2023 में जो भारत को इसका लाभ हुआ वो 5.1 बिलियन डॉलर का लाभ होता है, और जो वित्त वर्ष 2024 आता है तो इसमें भारत को जो लाभ हुआ वो हुआ 7.9 बिलियन डॉलर का। यानी कि आप देख रहे हैं कि भारत को कितने बड़े पैमाने पर जो है लाभ यहाँ पर मिल रहा है। क्या हुआ? आपने देखा कि जो 2022-23 का वित्त वर्ष था उसमें 5.1 बिलियन डॉलर का बेनिफिट हुआ, और जैसे ही 2023 और 24 का वित्तीय वर्ष आता है तो शुरुआत के जो 11 महीने होते हैं उसमें भारत का तुरंत लाभ बढ़ जाता है और वह 7.9 बिलियन डॉलर हो जाता है। लाभ बढ़ने का मतलब है कि इतने रुपए की बचत होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ अब जो 2023 और 24 के जो चालू खाता घाटा है हमारा, जो अभी तक घाटा हुआ था भारत को, वह 15 से 22 बीपीएस कम हो जाता है। साथ ही जो कच्चा तेल है, अगर इस कच्चे तेल पर $10 प्रति बैरल अगर बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर $10 भी प्रति बैरल अगर इसको बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा कि जो शुद्ध तेल है उसके आयात में लगभग 12 से 13 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो जाएगी, मगर फिर भी यह भारत के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि अन्य देशों के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है भारत के लिए। इससे भारत का जो चालू घाटा वाला जो खाता है, यानी कि जो भारत का घाटा हुआ है उसमें किस तरीके से अब कमी आई है, यानी कि धीरे धीरे भारत अपने इंक्रीमेंट की तरफ बढ़ रहा है। आगे जो इसका सीएडी है, यानी कि जो चालू खाता जो इसका है वो जीडीपी के 0.3% बढ़ गया है। यानी यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब यहां पर अगर $10 भी एक बैरल पर बढ़ा दे रूस, तो भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब पर भी भारत की कितनी 15 से 22 बीपीएस की बचत हो जाती है। अब इसके साथ साथ आगे और आप क्या देखेंगे कि जो कच्चा तेल है अगर वो भी बढ़ जाए तो आयात में क्या होगा, 12 से 13 बिलियन यूएसडी बढ़ जाएगा। लेकिन 12 से 13 बिलियन यूएसडी बढ़ने के बाद भी भारत को इससे क्या होगा कि जो भारत का जीडीपी होगा उसमें भी 0.3% की उछाल ही रहेगी। इसके साथ साथ अगर 2025 में औसतन यानी कि एवरेज कच्चे तेल की कीमत को बढ़ा करके 95 यूएसडी बैरल प्रति बैरल कर दिया जाए, यानी यहां पर क्या था कि अगर जो है यहां पर सिर्फ $10 प्रति बैरल था, लेकिन अगर 25 में वही बढ़ा करके 95 यूएसडी पर बैरल कर दिया जाए तो भी 2023-24 के लिए जो जीडीपी है वह 12% के हमारी जो अनुमान लगाई गई थी उससे ज्यादा ही होगा। यानी वह अब 12% 1.2% की जो हमने अनुमान लगाया था कि अगर जो है 2025 में एक बैरल पर $95 भी अगर रूस चार्ज करे तो भी जो हमारी जीडीपी है वह 1.2 जो हमने अनुमान लगाया है उससे भी ज्यादा बढ़ करके 1.5 हो जाएगी। यानी कि अब किसी भी हालत में आप देख रहे हैं कि किसी भी पर्याय में आप देख रहे हैं कि जो भारत की जीडीपी है वो रूस के साथ व्यापार करने में कहीं भी घट नहीं रही है, बल्कि वह बढ़ रही है। यानी कि चाहे वो $10 बढ़ाए प्रति बैरल, चाहे वह $95 बढ़ाए प्रति बैरल, इससे भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि जो पश्चिम एशियाई देश हैं उनके साथ जो भारत अपने कच्चे तेलों का व्यापार करता आ रहा है वहां पर भारत को काफी घाटा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ रूस के साथ इस व्यापार में भारत को एक बहुत ही बड़ा मुनाफा हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं ये भारत की जो डील है ये ग्रैंड डील है भारत की। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल जवाब है आपका हमारे साथ, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई जानकारी आप हमारे साथ साझा करना चाहें
तो भी आपका स्वागत है हमारी तरफ से। आप कमेंट बॉक्स के जरिए वहां पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे अलविदा कहते हुए हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए और ग्रैंड टॉपिक के साथ, जहां पर जीएस आपको आपके खजाने में कुछ और अधिक बढ़ोतरी करेगा। फिलहाल दोस्तों, आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। आपकी तैयारी पक्की और पुख्ता होनी चाहिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।